जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों देखिए, आज का अभी का जो हमारा क्लास है वो है बिहार बीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए क्लास है, जो कि नई भर्ती अभी आई है इंटर लेवल के लिए। उसके लिए हम डेली ये क्लास लेते हैं। विथ डिस्कशन के साथ ये क्लास दिया जाता है, रुक्मणी पब्लिकेशन का है। ठीक है, देखिए जिसमें टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं। और ये बुक से पहले हम लोगों ने रुक्मणी पब्लिकेशन का ही एक वॉल्यूम 1 कंप्लीट किया था, जो कि क्वेश्चन बैंक था। उसमें टोटल 12 सेट्स थे, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इस सेट्स के जिसमें वॉल्यूम 1 का है, ये टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कस के साथ। तो इसे ये भी हम लोग भी जैसे क्लास करते हैं तो विथ डिस्कशन के साथ ही करते हैं। तो इसका भी हम लोगों ने पहले 2 सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सेट। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सेट। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए, या फिर चैनल के भी प्लेलिस्ट में जा करके उनको सारा वीडियो अरेंज करके अच्छे से रखा गया है। सारे वीडियो को अच्छे से आप लोग देखें और जीरो लेवल से एक अच्छे स्तर तक अपनी तैयारी को लेकर जाएं और इस पर अपना रिजल्ट लाएं और अपने जॉब का लक्ष्य प्राप्त करें। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलीचिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को मिलीचिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, मिलीचिंग एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो कि मिट्टी की सतह के शीर्ष पर फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, औरंगजेब के द्वारा अपने दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को, जो कि जय सिंह और जसवंत सिंह को, मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जय सिंह और जसवंत सिंह। और देखिए, राजा जय सिंह आमेर का और राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योगदान सेनापति में था। ठीक है, ये दोनों जो थे सेनापति थे मुगल सेना के। और औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जयसिंह को नियुक्त किया था। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को नियुक्त किया था दक्षिण के अभियान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ठीक है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। पहली बैठक कब हुई थी बेटा? तो 13 मई 1952 को हुआ था। हाँ देखिए, एक चीज और आप लोग को याद पड़ गया कि वीडियो में बेटा बोलने से किसी जन को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कमेंट बोल रहे हैं कि बेटा बेटा ना बोले, तो अपने बच्चों को क्या बोले, अपने शिक्षकों अपने विद्यार्थियों को हम क्या बोले? आखिर फिर क्या बोले आप ही लोग जरा कमेंट में बतलाइए। चलिए छोड़िए ये सब, खैर बहुत से निगेटिव कमेंट तो आते रहते हैं, तो हम लोग अपना क्लास को जारी रखते हैं ये सभी चीज़ों को साइड में हटा करके। देखिए, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन का उल्लेख कब है? देखिए, ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया ना। अब देखिए, और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 80 में ये जो राज्यसभा का है, राज्यसभा का गठन का उल्लेख है। और राज्यसभा में अधिकतम 250 से सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने? अधिकतम 250 से सदस्य हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो किस सुल्तान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक फखूर को भेजा था। किसे? मलिक कफूर को भेजा था। आगे देखिए,
कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया था? तो देवगिरी पर किया था। और कब किया था? तो 1296 में देवगिरी पर किया था। इसको आप लोग याद करिएगा, नोट करते रहिएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब्दुल हमीद लाहौर की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का अधिकारी इतिहास है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति जो है बादशाहनामा उनके संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार आप लोग इसको नोट करिए कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति जो है बादशाहनामा उनके संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शाहजहां। और देखिए पातशाहनामा में शाहजहां के अकाल के बारे में चर्चा है। पातशाहनामा में शाहजहां के काल में अकाल के बारे में चर्चा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा जो है 1510 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए और आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया था। गोवा को ही पुर्तगालियों ने एक क्या बनाया था? तो व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भीति चित्रकारी मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भीति। और भारतीय चित्रकार के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भीति चित्रों से ही होता है। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का जो आरंभ है भीति चित्रों से ही होता है। और अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अजंता का गुफा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अजंता के गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता के गुफा में देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, अजंता के मंदिरों, ऐसे ही अजंता के गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साइमन कमीशन। देखिए लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और विरोध के दौरान ही जेम्स स्कॉट के द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव वर्केनहेड द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और देखिए साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? तो सर जॉन साइमन थे। उस वक्त साइमन अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का जो नेतृत्व है यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक गांव में पलासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को हुआ था। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक गांव में पलासी का युद्ध हुआ था। और देखिए कि इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिएगा बच्चे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिएगा। नोट करिएगा तो ही बेटा आप लोग आगे जाकर के सक्सेसफुल होइएगा। अगर नहीं नोट करिएगा तो फिर सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत करिए, विद डिस्कशन के साथ हम करा रहे हैं इसीलिए कराते हैं। आप लोग हर पॉइंट को नोट करिए और विदाउट डिस्कशन के साथ भी एक क्लास ला रहे हैं अभी
जीएस एकेडमी के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो अभी बुक आने वाला है 25 तारीख से बोला गया था, पता नहीं अभी आया है कि नहीं, कल देखते हैं। अगर आया होगा तो आप लोगों का क्लास कल से ही स्टार्ट कर देंगे, जो कि टेस्ट सीरीज टाइप का होगा, जैसे दरोगा का भी लेते हैं वैसे ही आप लोग का भी एक और क्लास ऐड कर देंगे। चलिए देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरुंधति रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो अरुंधति रॉय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ठीक है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 में बने थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1892। देखिए, दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1892। और नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव से जीता था। ठीक है, और देखिए कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म मुंबई में एक परासी परिवार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था, मुंबई में एक परासी परिवार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष 22 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कौन सा भारत रत्न? तो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी था। ठीक है, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। कब? तो 1875 में। नोट करिएगा बच्चे, 1875 में। और देखिए कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। इसको भी लिखिए, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मेरावी के टंकारा में हुआ था। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था बेटा? तो मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। ठीक है, तो कहां पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है? तो हजीरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, हजीरा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हजीरा। और देखिए यहाँ पर और कुछ दिया गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए दिया गया है हल्दिया। तो हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिए। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। पारादीप कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। पारादीप कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। आप लोग इसे नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झूमिंग। देखिए, झूमिंग जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झूमिंग। और झूमिंग या स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीन
पद्धति है, ठीक है। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि जो है सबसे प्राचीन पद्धति है। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, याद करिएगा, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं रहता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन ही आएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है ना उसमें से भी आ जाता है, ठीक है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो उससे भी आता है। तो आप लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिएगा, तो ही आप लोग आगे जाकर के एग्जाम को क्लियर कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की जो पहाड़ियां है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये जो धूपगढ़ है यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो काकोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के किस जिला में है? तो यह नवादा जिला में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, काकोलत जलप्रपात नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। 32 किलोमीटर की दूरी पर लगभग दक्षिण में स्थित है काकोलत जलप्रपात। और काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 48 मीटर यानी कि 160 फीट। 48 मीटर यानी कि 160 फीट है काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए कि मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क जो है इसको बनाने में कितनी लागत हुई थी? तो इसको बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए लगा था, ठीक है। कितना? 400 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगा था। 400 करोड़, ठीक है, 400 CR लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, बिहार विभूति उपनाम से जो है अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, श्री कृष्ण सिंह जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार केसरी के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। और सत्येंद्र नारायण को छोटे साहेब के नाम उपनाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण को छोटे साहेब के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। तो एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरूत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेरूत है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए, हनोई जो है वियतनाम देश की राजधानी है। यहाँ पर हनोई दिया गया है ना, यह वियतनाम देश की राजधानी है। और निकोसिया जो है साइप्रस देश की राजधानी है। देखिए, निकोसिया जो है साइप्रस देश की राजधानी है। और जो सना है यह यमन देश की राजधानी है। सना कहाँ की राजधानी है? तो यमन देश की राजधानी है। इस सभी को नोट करिए और याद करिएगा अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है हमारा कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी, ठीक है, दुरानी के बीच पानीपत का तीसरा लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1761। देखिए, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह 1761 में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा सेना की हार हुई थी, ठीक है। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। पहले आप लोग इसको याद रखिएगा, कब? तो 14 जनवरी 1761 में हुई थी, जिसमें कि मराठा सेना की हार हुई थी। मराठा सेना की इसमें हार हुई थी। और
पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार जो था वो पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय में मराठा सरदार कौन थे? तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है हमारा, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य जो है कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में बना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1956 में बना था। हाँ देखिए, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो 1956 में बना था। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। और भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। भारत कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 है। सभी पॉइंट को नोट करते रहिएगा बेटा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए, जनसंख्या घनत्व जो है कैसे निकलता है? तो कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल हो जाता है जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिएगा। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल कर देकर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंडला बंदरगाह, कोंडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में जो है कोंडला बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, कोंडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कोंडला बंदरगाह जो है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और कोंडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कोंडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और कोंडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कोंडला बंदरगाह गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, 1969 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक को घोषणा किया गया था। ठीक है, कब इसकी घोषणा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक को? तो 1939 में 39 के कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300A, अनुच्छेद 300A। देखिए, अनुच्छेद 300A जो है, पहले तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 300A जो है अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता जो है वो है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। और देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का पूरा नाम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, नोट करिए, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और अब आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिए कि ओपेक पेट्रोलियम जो है उत्पादक
13 देशों का संगठन है, ठीक है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो देखिए इसमें से कथन जो गलत है वो हो जाएगा रेडक्लिफ लाइफ भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए रेडक्लिफ लाइफ जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ना कि चीन की। भारत और पाकिस्तान की है, मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, गलत कौन सा है ना, तो गलत यही है, ये चीन की दिया गया है, यह सही हो जाएगा पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर है? तो महेंद्रगिरी पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी जो है दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो महेंद्रगिरी शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 108। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और देखिए राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कि लगभग 7000 किलोमीटर है। लगभग 7000 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एंकांकुआ है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एंकांकुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है हमारा कि आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों में अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूची वाणिज्य बैंक कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1934 की अनुसूची पूछ रहा था ना, देखिए यहाँ पर 2 भरा जाएगा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। और देखिए आरबीआई बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के बांटा गया है, ठीक है। आरबीआई बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो किसको नहीं हुआ है? तो शिखर धवन को नहीं दिया गया है अभी तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए शिखर धवन क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है ना विराट कोहली, तो विराट कोहली को मिला था 2018 में दिया गया था, विराट कोहली को 2018 में। उसके बाद एम एस धोनी दिया गया, एम एस धोनी को 2007 में, एम एस धोनी को 2007 में, और सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में, ठीक है, 1997-98 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखिया और उप मुखिया, ठीक है, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया को, ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए और बी। और देखिए मुखिया और उप मुखिया अर्थात जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 से ZG तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के 243 से ZG तक अनुच्छेद से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश जो है 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए बंटवारे के समय में 1947 में पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान को अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक रुद्र व AM मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अशोक रुद्र व AS मात्रे मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना जो है चौथी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। ये था शरणार्थी कार्ड का पुनर्विकास, ये भी था खानादों के मामले में कम से कम संभावित। हाँ देखिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये सभी हो जाएगा, तीनों जो है पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है हमारा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलियस मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल जो है, 42वां भारतीय स्थल होयसल मंदिर समूह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वह ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। फ्रेजर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए और 95वां अकादमी पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भारत की पहली AI न्यूज एंकर लिसा को ओडिशा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए चीन के प्रेस एजेंसी जिन्हुआ द्वारा दुनिया का पहला AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था। फिर से देखिए नोट करिए इसके कि चीन के प्रेस एजेंसी जिन्हुआ द्वारा दुनिया का पहला AI न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये योजना के अंतर्गत जो है 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ शर्तें के अनुसार 1000 रुपये दिए जाएंगे। 1000 रुपये जो है दिए जाएंगे 21 वर्ष से 60 साल की उम्र की महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है हमारा कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? ठीक है, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा शक्ति बिहार का प्रगति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
111वां स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का जो थीम विषय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 84 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो विज्ञान चंद्र राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विज्ञान चंद्र राय। और देखिए कि इनका जन्म जो है कब हुआ था विज्ञान चंद्र राय का? तो 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1882 में, 1 जुलाई 1882 में इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखिए कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो देखिए कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर बढ़ेगी और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा करके जो है हाइड्रोजन गैस के अणुओं की जो है मध्य दूरी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का जो आधार है वह है यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन या अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए जब जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रहता है तो जल को भारी जल कहते हैं। जल को भारी जल कब कहते हैं? जब जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रहता है तो जल को भारी जल कहते हैं। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको नोट करिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। और भारी जल की खोज जो है यूरे ने 1932 में किया था। यूरे ने 1932 में भारी जल का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया Fe3+ E- Fe2+ के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डायमंड में प्रत्येक के कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो कितने से बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। डायमंड जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से अमोनिया गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। तो एक कार्बन क्रेडिट में जो है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो लयन काय की खोज के लिए डुबे को जो है 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्रोंकाइटिस कहा जाता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए ब्रोंकाइटिस को श्वास नली प्रभावित करता है, ब्रोंकाइटिस को श्वास नली प्रभावित करता है। और देखिए हेपेटाइटिस यहाँ पर दिया गया है ना ऑप्शन बी में, तो हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। और आइराइटिस जो दिया गया है, आइराइटिस जो है आंख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। और लास्ट में दिया गया है गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस जो है अमाशय के भीतर दीवार में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोसिस कहा जाता है, प्लाज्मोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। और क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है, बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है। तो रक्त जो है वह संयोजी का एक ऊतक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए रक्त के दो प्रमुख घटक प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं होते हैं। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं। और देखिए कि रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है, 55% भाग प्लाज्मा। और उसके बाद 45% जो भाग बचता है, 45% भाग वह रक्त कणिकाएं का बना होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, देखिए 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? तो पुनर्जनन होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अस्थि के आधार द्रव ओसिन में 62% अकार्बनिक एवं 38% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, 38% जो होता है कार्बनिक होता है और 62% जो होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो साथियों यही था हमारा आज का क्लास, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। और ऐसे ही शाम में हम लोग कल से क्लास स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं अगर आज से हो जाएगा तो आज से ही कर देंगे, नहीं तो कल से कर देंगे, जो कि एक टेस्ट सीरीज टाइप का लिया जाएगा। जो ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक निकाला गया है टेस्ट सीरीज, जैसे दुर्गा का अभी डेली हम ले रहे हैं ना शाम में, सेम वैसे BSCC के लिए भी एक क्लास ऐड करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, बच्चे शेयर करिए, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों के लिए और ऐसे ही मेहनत करते रहे और आप लोगों के लिए और अच्छा और क्लासेस ऐड करके आप लोगों का तैयारी बहुत ही जीरो लेवल से बहुत ही मजबूत कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।